हेलो एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पे। आज का टॉपिक है फीटल सर्वेलेंस और आजकल ये बहुत ही ट्रेंडी टॉपिक है एंड ट्रेंडी एंड बेसिक थिंग्स पे यूजली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमसे पूछा जाएगा। सो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक विदाउट अ फर्दर गो। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है फीटल सर्वेलेंस। फीटल सर्वेलेंस का मतलब होता है फीटस का ध्यान रखना। ठीक है, फीटस का ध्यान रखना। इसको हम एंटीपार्टम फीटल मॉनिटरिंग भी बोलते हैं, होती है, और ये इंट्रापार्टम भी होती है। एंटीपार्टम का मतलब है जब वो लेडी प्रेग्नेंट है, और इंट्रापार्टम का मतलब है ड्यूरिंग द लेबर पेन्स। ठीक है, इंट्रापार्टम मीन्स ड्यूरिंग द लेबर पेन्स और एंटीपार्टम का मतलब है विदाउट लेबर पेन्स व्हेन दैट लेडी इज प्रेग्नेंट। तो जो उसके गर्भ में जो फीटस है उसका हमने मॉनिटरिंग करनी है कि वो फीटस ठीक है कि नहीं ठीक है। ये हमें सब में करनी होती है, जो भी लेडी प्रेग्नेंट है, और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनमें हमें थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। क्या कैसे करना पड़ता है इसी को ही हमने पढ़ना है। तो ये जो है 6 तरह की 6 इन्वेस्टिगेशंस हैं या टेस्ट हैं जिनसे हम फीटल मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, सो नंबर फर्स्ट इज DFMC, डेली फीटल मूवमेंट काउंट। इसको हम कार्डिफ काउंट भी ऑफ 10 भी बोलते हैं, कार्डिफ काउंट ऑफ 10, क्योंकि इसे कार्डिफ ने नाम बताया था। और नॉन स्ट्रेस टेस्ट, वाइब्रो अकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट, बायोफिजिकल प्रोफाइल, मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल एंड डॉपलर वेलोसिमेट्री और डॉपलर। ठीक है, सो दीज आर ऑल द टेस्ट. Okay, let's see fetal kick count. What is fetal kick count or Cardiff count? Okay, so now क्लिनिकली जो है जो हम असेसमेंट करते हैं whether the fetus is growing or not growing, that we do by the clinical assessment of weight gain, fundal height increase, and abdominal girth is increasing or not increasing. That is our that are our clinical assessments. ओके, दीज आर बेसिक क्लिनिकल असेसमेंट जो हम करते हैं। इसके साथ साथ हमें ये 6 एंटीपार्टम असेसमेंट्स और करनी है, जिसमें से नंबर 1 पे है फीटल किक काउंट, एंड एज इट वाज टोल्ड बाय कार्डिफ, तो इसको कार्डिफ काउंट ऑफ 10 भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डिफ ने क्या बोला था कि 12 घंटे के अंदर, जैसे जो 12 घंटे वो वूमेन जागती है दिन में, सुबह 8 से शाम को 8, सुबह 9 से शाम को 9 बजे तक, यूजली सभी इस टाइम में जागते हैं, सुबह 9 से शाम रात को 9 बजे तक। तो वो जो स्पेशली नहीं जागना है, इसके लिए जो जागने वाला पीरियड है उस प्रेग्नेंट वुमेन का, उस 12 घंटे में 10 मूवमेंट्स होनी चाहिए। सो दैट वाज अ कार्डिफ काउंट ऑफ 10। ठीक है, और फिर देखा गया कि पूरा दिन उस लेडी को ध्यान रखना पड़ता है, तो एक शॉर्टकट मेथड बताया गया कि खाना खाने के बाद आपने उस प्रेग्नेंट वुमेन ने 1 घंटा ध्यान देना है, और अगर एक घंटे में 1 या 2 मूवमेंट्स आ जाती हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, तो पोस्ट मील उसने देखना है, जैसे पोस्ट मील मानेंगे हम 3 बार खाना खाते हैं, तो 3 बार खाना खाने के बाद वो 1 घंटा मॉनिटर करेगी। जो भी वैल्यू आई, मान लो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद उसकी 2 बार हिला, शाम को जो है 2 बार हिला, और डिनर के बाद जो है वो 2 बार हिला, तो 2 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 + 4। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इट इज़ +4। ओके, 6 + 4 जो है वो इट शुड बी, द वैल्यू शुड बी मोर देन 10। ठीक है, सो एवरी डे द लेडी हैज़ टू काउंट आफ्टर द मील एंड काउंट ओनली फॉर द 3 आवर्स ही उसको ध्यान रखना है। एवरी मील 1 आवर ध्यान रखना है, और जो भी वैल्यू आती है उस जितनी बार किक्स उसे लगी, तो जैसे 5 बार लगी तो 5 + 4 9। सो इट्स गुड इफ़ द वैल्यू इज़ मोर देन 10। ओके, चलिए, सो अब ये जो फीटल की काउंट जो है हमने लेडी को 28 वीक्स के बाद बोलनी शुरू कर देनी है। ठीक है,
28 वीक्स के बाद हमने उसे बोलना शुरू कर देना है कि आप अपने फीटल किक काउंट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम होती है फीटस को, फीटल किक काउंट ज़रूर डिक्रीज़ होती है। सो दिस इज़ टू बी डन बाय द फीटस एंड इट्स वेरी इजी टू से कि आप 12 घंटे ध्यान रखो। पेशेंट को बहुत ईजी है कि ना 12 घंटे आपने ध्यान रखना है और आपकी जो फीटल किक काउंट है वो मोर देन 10 होनी चाहिए। और कोई कहता है मैं नहीं ध्यान रख पाता 12 घंटे, तब उसे बोल सकते हो पोस्ट मील हर 1 घंटा ध्यान रखना है और सारी उस मूवमेंट्स को ऐड करके उसमें आपने +4 कर देना है एंड दैट शुड बी मोर देन 10। Okay, let's move to the next slide. Next test is non-stress test. So we have first test we studied for the fetal monitoring was the kick count, and the next test is non-stress test. So what is non-stress test? Non-stress test is here we check the autonomic nervous system. ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को चेक करते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है जब हम भी खुद भी जब मूव करते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, बिल्कुल वैसे ही जब फीटस किक करता है या मूव करता है यूट्रस के अंदर तो उसकी फीटल हार्ट रेट भी इंक्रीज होती है इफ़ एंड ओनली इफ इट्स इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इंटैक्ट एंड इज फंक्शनिंग। ओके, सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है 28 वीक्स पे डेवलप हो जाता है, बट हम फीटल नॉन स्ट्रेस पर ये जो हम मॉनिटरिंग है ये हम करते हैं 32 वीक्स के बाद। ठीक है, तब तक अच्छे से डेवलप हो जाता है। ठीक है, सो नो फॉल्स रिपोर्ट्स इज देयर। ओके, सो इसका प्रिंसिपल है कि जो फीटस हाइपोक्सिक होगा या एसिडोटिक होगा उसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ढंग से नहीं काम करेगा, एंड द वन फीटस विच इज़ नॉन हाइपोक्सिक और नॉन एसिडोटिक उसी का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है अच्छे से काम करेगा और हर मूवमेंट के साथ हमें फीटल हार्ट रेट इंक्रीज दिखेगी। ओके, सो दिस टेस्ट फीटल की काउंट जो है हमने 28 वीक्स के बाद करनी थी और नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है हमने वो 32 वीक्स के बाद करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नॉन स्ट्रेस टेस्ट की ये जो है मशीन है। ठीक है, okay, let me move the camera downwards. Is it okay? Yeah. So non-stress test की जो मशीन है वो इस तरह से दिखती है। यहाँ से पेपर आता है, ठीक है, ये यहाँ से पेपर आता है। ठीक है, और जो ग्राफ पेपर पे आता है वो ऊपर भी चल रहा होता है। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन फिजियोलॉजिकल रीज़न जो है वो होता है जिस वजह से एनएसटी हमारी ख़राब आती है या नॉन टेस्ट स्ट्रेस हमारा ख़राब आता है, वो होता है कि फीटस इज स्लीपिंग। ठीक है, हम एनएसटी लेते हैं कि फीटस मूव करेगा और फिर हार्ट रेट इंक्रीज करेगा, वो मूव ही नहीं करता है और वो स्लीप कर रहा होता है फीटस। ठीक है, एंड मोस्ट कॉमन पैथोलॉजिकल कंडीशन विच सप्रेस द एनएसटी इज फीटल हाइपोक्सिया। Okay, most common pathological condition which suppress the NST is fetal hypoxia. Okay, next when we have to start the NST, now only I told you that autonomic nervous system it develops at 20 it is formed at 28 week and it's fully functioning at 32 weeks. So we do it at 32 weeks. Okay, and it is done bi-weekly. It is done weekly for a non-risk patient. अगर patient को बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं है तो वो हम वीकली करते हैं, and it is done bi-weekly for high risk patient. Okay, and it is done bi-weekly for the high risk patient, and if the patient is having controlled diabetes mellitus, then we are going to do once in every 48 hours, means that we are going to do alternate day test, or the patient is having severe hypertension, and if the patient is having uncontrolled diabetes mellitus, then we are going to do daily. ओके, हम सबको पता है कि जो डायबिटीज़ मेलाइटस है उसमें आईयूडी होने का बहुत ज़्यादा हाई चांस होता है, तो इसलिए आई एम टेलिंग यू दैट वी आर गोइंग टू डू दिस एनएसटी जो है, अगर पेशेंट को कोई भी हाई रिस्क फैक्टर हो तो हम बाई-वीकली करेंगे, दैट इज़ एवरी 72 आवर्स। ओके, एवरी 72 आवर्स। और अगर कोई पेशेंट को हाई रिस्क फैक्टर में कंट्रोल डायबिटीज़ है
तो हम एवरी 48 आवर्स करेंगे, और अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो हम डेली करेंगे, क्योंकि उतना ही ज़्यादा जो है रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट टेस्ट हमने पढ़ा था फीटल किक काउंट, उसको हमने 28 वीक्स के बाद करना है। हर बार जब भी पेशेंट आती है हमने उससे पूछना है आपका किक काउंट मोर देन 10 है कि नहीं है। एनएसटी जो है हम 32 वीक्स के बाद हर पेशेंट का वीकली करेंगे। अगर कोई हाई रिस्क फैक्टर है तो हम उसको बाई वीकली करेंगे, और अगर कंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो 48 आवरली, मतलब उस पेशेंट को हमने एवरी ऑल्टरनेट डे उस पेशेंट को हमने बुलाना है, ठीक है। एंड फॉर द यस 32 वीक्स के बाद हमने वीकली बुलाना है, और अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो ट्वाइस अ वीक बुलाना है, ठीक है। एंड अगर कंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो हमने उसे वंस इन 48 आवर्स बुलाना है, और अगर अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस है तो उसे हमने डेली बुलाना है फॉर द एनएसटी, सो दैट वी कैन नो व्हेन टू डू द इंडक्शन और सिजेरियन ऑफ द पेशेंट, ओके। नेक्स्ट है रिएक्टिव एनएसटी, और इसके रिजल्ट्स को, एनएसटी के रिजल्ट्स को हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। yes, so first of all let's study what is normal, ठीक है। we all know that the normal fetal heart rate is 120 to 160, okay। so fetal heart rate की रिकॉर्डिंग आने वाली है ऑन दिस ग्राफ, ठीक है। एंड यू कैन सी एट इन दिस ग्राफ द, ये लाइन पे फीटल हार्ट रेट इट्स मेंशन, ठीक है। ऑन दिस लाइन इट इज़ फीटल हार्ट रेट मेंशन, एंड द रिकॉर्डिंग इज 50, 60, 90, 120, एंड दिस इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम, okay, and this is the recording of the time. So with time how the fetal heart rate is going, so the value will be somewhat between 120 and 160, okay। so the line will go somewhat between 120 and 160. you have to only note the factor that in the 20 minutes there are two accelerations. Acceleration means increase in the fetal heart rate, and that increase should be of 15 beats, okay, that increase should be for 15 beats. Now if we focus here, the baseline fetal heart rate was somewhat 140 and it has gone up till 170, ठीक है। so this increase in the fetal heart rate should be at least 15 beats per minute, okay। the increase in the fetal heart rate should be 15 beats per minute, so that you can say कि acceleration हुआ है, ठीक है। now you can see here that there are also some small increase, ठीक है। इनको हम एक्सेलरेशंस नहीं बोलेंगे, हम एक्सेलरेशंस किनको बोलेंगे, जो 15 बीट्स और 15 सेकेंड से ज़्यादा है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे हैं इनको हम एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, ये जो छोटे छोटे हैं हम इनको एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे। जो 15 सेकेंड और 15 बीट्स पर मिनट तक चलता है उसी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। 15 ठीक है, उसी को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, और वो जो है 15 बीट्स का होना चाहिए और 15 सेकेंड का वो इंक्रीज होना चाहिए, तभी हम उसे एक्सेलरेशन बोलेंगे। एंड देयर शुड बी टू सच इंक्रीज, ओके। ऐसे 2 एक्सेलरेशंस होने चाहिए 20 मिनट्स में। एंड द नेक्स्ट थिंग विच वी शुड सी इन एनएसटी पेशेंट इज दैट, next thing which we should see that this fetal heart rate line acceleration तो हमने देखना ही है। next, so this is one acceleration, this is second acceleration, and this is the third acceleration here. so another thing which you have to see is that there should not be a straight line of this baseline, ये baseline है, जहाँ acceleration नहीं है वो baseline है। there should not be the straight line, as you can appreciate that this baseline is showing the variation in the fetal heart rate, so these variations should be present, so these are good. so beat to beat variability should be present, okay। a straight line is not good, so beat and to beat variability should be present. so that is a reactive NST or normal NST, that at least there should be 2 acceleration,
in 20 minutes at least. Okay, and the beat to beat variability should be present. So only two things we are going to see in NST. Number one is that at least two accelerations in 20 minutes, and beat to beat variability, and that every acceleration should have increase in 15 beats per minute for more than 15 seconds. Okay, or at least 15 seconds. Okay, now let us see non-reactive NST. Now can you appreciate here that in this NST there is no acceleration, and beat to beat variability is also absent. So both factors are not find here. जो दो फैक्टर्स थे एनएसटी रिएक्टिव होने के, नंबर वन वाज बीट टू बीट वेरिएबिलिटी एंड नंबर टू वाज एक्सेलरेशन. बोथ द फैक्टर्स आर एब्सेंट, है ना बच्चों. ठीक है बेटा, तो दोनों फैक्टर्स अगर एब्सेंट होते हैं या एक भी फैक्टर अगर एब्सेंट होता है तो उसे हम नॉन रिएक्टिव एनएसटी बोलेंगे. ठीक है, अब क्या करेंगे अगर एनएसटी रिएक्टिव नहीं आई है. हमने एक फर्स्ट 20 मिनट्स की रिकॉर्डिंग ली, उसमें एनएसटी रिएक्टिव नहीं आई है, तो हम क्या करेंगे. अगर उसमें एनएसटी हमारी रिएक्टिव नहीं आई है तो माइट भी, जैसे हमने पहले पढ़ा था, मोस्ट कॉमन रीजन फॉर नॉन रिएक्टिव एनएसटी इज स्लीप. बच्चा सो रहा हो सकता है वो मूवमेंट ही ना किया. ठीक है, तो मोस्ट कॉमन रीजन इज स्लीप. सो वी विल एक्सटेंड अवर एनएसटी फॉर 20 मोर मिनट्स. ठीक है, और अगर उसमें भी बच्चा मूव नहीं किया देन वी विल से दैट एनएसटी इज नॉन रिएक्टिव. सो वी विल एक्सटेंड अवर एनएसटी फॉर 20 मोर मिनट्स. अगर उसमें भी सेम नॉन रिएक्टिव एनएसटी आ रही है देन वी विल डिक्लेयर दैट this is a non-reactive NST. Okay, now let us go to the next slide. This is the third test. So we have done we were doing antepartum fetal monitoring, जिसमें हमने कहा था 28 वीक से हम किक काउंट करवाएंगे और 32 वीक्स पे हम वीकली एनएसटी करेंगे. और ये वाइब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट. सो आप हम सब ने 3 इडियट्स मूवी देखी है, उसके अंदर ऑल इज़ वेल बोलने पे वो बेबी स्टिमुलेट हो जाता था, राइट. बिल्कुल वैसे ही फीटस जो है कुछ साउंड्स पे जो है स्टिमुलेट होता है. एक वैसा ही हमने लैरिंग्स, आर्टिफिशियल लैरिंग्स बॉक्स बना लेते हैं. ठीक है, सो वो लेके जाते हैं और उसको ऑन करते हैं. ठीक है, सो व्हाट वी यूज टू डू इज, हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में ये नहीं था वाइब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट. सो वी यूज टू क्लैप नियर द फीटस. Okay, so the clapping also creates sound and vibration in the similar with this जो है box also. This is a device, vibroacoustic stimulation test VAS. This also creates a sound and vibrations both, so that stimulate the fetus, and the fetus जो है heart rate gets increased. So this result in startle reflex in the fetus, and subsequent in there we can see fetal movements also and fetal heart rate acceleration. So this is a third test, vibroacoustic stimulation test. Okay, so this is done when on the NST we assume that might be the fetus is sleeping. So this is a way to arouse the patient, to arouse the fetus. Okay, chaliye, this is a question which was asked in INICT May 22. So our next test is biophysical profile. Okay, so those who have interest in INICT, please be cautious because topics are always repeated. So which is incorrect regarding the biophysical profile. Biophysical profile consists of AFI, fetal gross body movements, fetal tone, fetal breathing movements, and fetal heart rate reactivity. Okay, biophysical profile correlates both with fetal pH and fetal outcome. Biophysical profile less than 4 indicates pH less than 7.2, and biophysical profile less than 2 has 100% sensitivity for acidemia. Score is inconsistent with fetal pH at different ages. So now what is this? In this question they are asking basically all the important points of biophysical profile. So let's discuss the biophysical profile. One more question has come in INICT May 22. Just give me 1 minute. Yeah, here it is.
One more question has come in INICET May 22. Modified biophysical profile is, so it is AFI plus NST, NST plus fetal tone, NST and breathing movement, NST and fetal body movement. So let's discuss biophysical profile. It's a very important topic for all the exams. Okay, now what is biophysical profile? It is, first of all, you should know that it is also known as Manning score. Okay, biophysical profile is also known as Manning score. Okay, now when we do this biophysical profile, do we do it routinely or we do on any indication? When the patient is telling that there is loss of fetal movements और डेली की काउंट या एनएसटी में कोई भी प्रॉब्लम आती है या पेशेंट कंप्लेन करता है कि लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट है, ठीक है, देन वी डू दिस बायोफिजिकल प्रोफाइल और इट इज़ अ हाई रिस्क pregnancy. So it is not to be done in each and every patient. So it is to be done in certain patients only. Okay. So let us see. Now here there are 5 components of biophysical profile और हर component के 2 marks हैं. ठीक है, सो टोटल मिला के मैक्सिमम 10 मार्क्स हैं. सो फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉन स्ट्रेस टेस्ट, दैट इज वी ऑलरेडी हैव डिस्कस. AFI, सेकेंड कंपोनेंट इज AFI, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, amniotic fluid ठीक है कि नहीं है. नंबर 3 इज फीटल मूवमेंट, 2 मूवमेंट्स, वन इज फीटल मूवमेंट्स, ठीक है, मेन लिम्स मूवमेंट, एंड नंबर 2 इज फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट. ठीक है, वी ऑल नो fetus doesn't breathe while it is in uterus. So what is fetal breathing movement? It is actually the swallowing movements. Fetus swallow the amniotic fluid. Okay, so that's is a swallowing movement. And number 5th is fetal tone. ओके, बहुत सारे लोग इसका न्यूमोनिक याद करते हैं बैन मोटो, ठीक है, या बैन मोटो, बट आई वुड से यू इट्स वेरी इजी. नॉन स्ट्रेस टेस्ट और AFI आप सबको पता ही होगा, इट्स अ मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल, ये तो हम याद करते ही हैं. और इसके साथ 2 मूवमेंट्स याद करनी है, फीटल मूवमेंट और फीटल ब्रीदिंग मूवमेंट, और लास्ट में फीटल टोन. ठीक है, सो इधर यू कैन डू विद निमोनिक और इधर यू कैन डू इट इन माई वेज. मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल जो है वो NST और AFI 2 कंपोनेंट्स का ही है. ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ी हमें मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल बनाने की, जब बायोफिजिकल प्रोफाइल वहाँ पे था ही. ज़रूरत हमें ये पड़ी कि जो ये बायोफिजिकल प्रोफाइल था, NST के तो 20 मिनट लगते ही थे, बायोफिजिकल प्रोफाइल के मतलब जो बाकी 4 कंपोनेंट्स थे उनको देखने में आधा घंटा लग जाता था. और अगर हम हर हाई रिस्क प्रेगनेंसी के बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. तो इसमें से हमने सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ले लिया AFI. अल्ट्रासाउंड में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बायोफिजिकल, अल्ट्रासाउंड पे बायोफिजिकल प्रोफाइल में NST तो इम्पॉर्टेंट है ही, और दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है AFI. इट शुड एंड शुड नॉट बी निगलेक्टेड. तो इसीलिए हमने इस NST और AFI जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 कंपोनेंट थे उनका एक नया मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल बना दिया. ठीक है, सो that's it, and this is to be done in high risk pregnancy and if there is loss of fetal movement. So now let's see what is fetal Doppler. This is the last test. This is again is to be done in the indicated cases only, not in each and every case. ओके, सो डॉपलर का मतलब क्या होता है कि जो फीटस की फीटल डॉपलर का मतलब क्या होता है, जो फीटस के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है उसको चेक करना वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अगर हमने फीटल्स का वेलबिंग देखना है तो कौन सी आर्टरीज हैं जिनके अंदर फ्लो अगर ठीक हो रहा है तो फीटस पूरा ठीक है. सो दैट आर द यूट्राइन आर्टरी, बिकॉज मदर की यूट्राइन आर्टरी, क्योंकि यूट्राइन आर्टरी से जो है ब्लड जाता है. हो सकता है यूट्राइन आर्टरी में ही कोई प्रॉब्लम हो तो ब्लड ढंग से ना जाए. ठीक है, सेकेंड इज द अम्बलाइकल आर्टरी. फीटस की जो अम्बलाइकल आर्टरी है वो ही सारा ब्लड फीटस तक पहुंचाती है. अगर उसमें ही ढंग से नहीं जा रहा तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम, राइट. एंड द थर्ड इज डक्टस वेनोसस. ठीक है, तो फाइनली जो है बुरे हालात, मतलब बुरा से बुरा फीटस की कंडीशन हो जाए, एसिडीमिया हो जाए, तो डक्टस वेनोसस अगर इफेक्ट हो गए तो इसका मतलब है कि फीटस इज इन हैज़ लैंड अप इन एन इमरजेंसी. IUD कभी भी हो सकती है. सो डक्टस वेनोसस इज द लास्ट टू गेट इफेक्टेड एंड इसके बाद बस IUD ही बचती है. ठीक है, सो वंस अगेन आई टेल यू कि क्योंकि यूट्राइन मदर की यूट्राइन आर्टरी से ब्लड जाता है तो
ठीक है। सबसे ये तीनों आर्टरीज ही इम्पॉर्टेंट है। जो सबसे लेस इम्पॉर्टेंट है वो है यूट्राइन, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है अम्बिलाइकल आर्टरी, क्योंकि यूट्राइन में अगर कोई प्रॉब्लम होगी ब्लड फ्लो में तो वो अम्बिलाइकल में भी आएगी और वो डक्टस विनोसस में भी आएगी। और अगर यूट्राइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और अम्बिलाइकल में है तो फीटस तो इफेक्ट होगा ही। तो यूट्राइन आर्टरी इज़ लेस इम्पॉर्टेंट देन अम्बिलाइकल आर्टरी, एंड अम्बिलाइकल आर्टरी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डक्टस विनोसस। ठीक है। सो दिस इज़ द ऑर्डर। ये पूछा है आज तक आपसे सिर्फ यूटेनाइन और अम्बिलाइकल में से पूछा है कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने अम्बिलाइकल सीखा हुआ है। आगे कभी फ्यूचर में डक्टस विनोसस के बारे में भी पूछ सकते हैं। अम्बिलाइकल से भी सुपीरियर है डक्टस विनोसस। ठीक है। सो लेट अस सी कि हमने ब्लड फ्लो नॉर्मल क्या होता है, फिर हम एबनॉर्मल देखेंगे क्या होता है। हमें पता है कि दो तरह के ब्लड प्रेशर्स होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक होता है जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो ब्लड वेसल्स में ब्लड आता है तो वो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ जाता है, 120 हो जाता है नॉर्मली, राइट। और डायस्टोल में प्रेशर तो रहता है लेकिन वो कम हो जाता है, जैसे नॉर्मली डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज़ 80। ठीक है। तो बिल्कुल उसी की तरह से फीटस के ब्लड वेसल में भी वही वेरिएशन दिखते हैं। ये जो हायर साइड आपको ये ब्लड फ्लो है, ये अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो है, ये जो हायर लेवल है ये सिस्टोल में है, एंड ये जो लोअर वाला लेवल है ये डायस्टोल में है। ठीक है। सो डायस्टोल में ब्लड तो रहेगा लेकिन कम रहेगा, प्रेशर तो रहेगा लेकिन कम रहेगा, और सिस्टोल में यही प्रेशर जो है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। सो ये जो अपर लेवल है ब्लड फ्लो का ये सिस्टोल में, और ये लोअर लेवल है, ज़ीरो नहीं हुआ है, ये जो है ये डायस्टोल में है। तो इसको ये नॉर्मल फ्लो पैटर्न है। आप कभी मौका मिले तो फीटल डॉपलर्स देखा करो। ठीक है। जब मान लो कि कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अम्बिलाइकल आर्टरी में ब्लड जो है वो कम आना शुरू हो गया, तो इस तरह से डायस्टोलिक नॉचिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। ये आप देख रहे हैं डायस्टोल में ऐसे करके नॉचिंग शुरू हो जाती है। ठीक है। ये यहाँ से ये नॉचेस आ गई डायस्टोल कंपोनेंट में। तो अर्लीस्ट साइन ऑफ कॉम्प्रोमाइज टू द फीटस इज डायस्टोलिक नॉचिंग। इस तरह से नॉचिंग आ जाती है। ठीक है। तो अगर पूछा जाता है कि डायस्टोलिक नॉचिंग आ रही है तो क्या है, इसका मतलब है फीटस अभी कॉम्प्रोमाइज होना शुरू हुआ है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो क्या होगा। ये जो हमारी स्लाइड है कि अब अगर डायस्टोल में बिल्कुल भी ब्लड फ्लो ही ना करे, नीचे पूरा ज़ीरो पे आ जाए, सिस्टोल में ब्लड फ्लो कर रहा है, डायस्टोल में बिल्कुल भी ब्लड ही ना रहे। ठीक है। आप ये देख रहे हो, दिस इज टचिंग द बेस लाइन, ये डायस्टोल था, दिस इज टचिंग द बेस लाइन, पहले यहाँ कहीं था। ठीक है। अब मतलब फीटस में खुद में कोई एनर्जी नहीं रही है, उसका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड मूव करता है, अदरवाइज वो उसकी वेसल्स एम्प्टी हो जाती हैं। सो दिस इंडिकेट्स दैट इट इज़ फीटस इज गोइंग टू लिव फॉर ओनली 2 to 3 days। ओके। एंड अगर रिवर्सल हो जाए, रिवर्सल मतलब डायस्टोल में ब्लड जो है वो मदर को जाए। ठीक है। यूजली ब्लड फीटस से मदर में आता है, और डायस्टोल में अगर रिवर्स फ्लो हो जाए, फीटस से मदर को जाए, तो इट मीन्स इट इज़ एन एमरजेंसी। कुछ ही पलों में वी आर गोइंग टू लूज द फीटस। ओके। सो दिस वॉज अबाउट द डॉपलर जो है डॉपलर फ्लो। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो है क्या क्या सारे टेस्ट थे। ठीक है। इट विल बी अ शॉर्ट रिविजन फॉर यू ऑल ऑफ यू। ठीक है। नंबर 1 is DFMC and Cardiff count of 10. This is counting the fetal movements. This is done by the patient. Number 2 test was non-stress test. ठीक है। ये वीकली करते हैं हम 32 वीक्स के बाद, और इसके अंदर हमें 2 ही चीज़ें देखनी होती हैं ग्राफ पे, एक्सेलरेशंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 20 मिनट के अंदर 2 एक्सेलरेशन आने चाहिए, और बीट टू बीट वेरिएबिलिटी है कि नहीं है। ठीक है। 2 चीज़ें ये देखते हैं हम। वाइब्रोएकोस्टिक स्टिमुलेशन टेस्ट है, अगर हमें स्लीपिंग फीटस कोई लगता है कि फीटस सोया हुआ है 20 मिनट में, तो हम क्या करेंगे,
कि हम उसके पास एक आर्टिफिशियल बॉक्स था जो साउंड और वाइब्रेशन दोनों प्रोड्यूस करता है, आर्टिफिशियल लैरिंग्स था, वो जाके ऑन कर देंगे तो फीटस उसे उठ जाएगा और हमारा जो है इम्प्रूव हो जाएगा। बायोफिजिकल प्रोफाइल हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी और लॉस ऑफ फीटल मूवमेंट में करना है। मॉडिफाइड बायोफिजिकल प्रोफाइल इज टू सेव द टाइम, और डॉपलर जो है हमें यही इंडिकेटेड केसेस, अगर बायोफिजिकल प्रोफाइल या हमारा एनएसटी अगर ठीक नहीं आ रही है तो उन कंडीशंस में हमने बायो डॉपलर वेलोसिमेट्री करके देखनी है। डॉपलर वेलोसिमेट्री में नॉर्मली जो है कुछ ब्लड डायस्टोल में आता है और सिस्टोल में ज़्यादा ब्लड आता है। ये डायस्टोल के फ्लो में अगर नॉचिंग आती है तो अर्लीस्ट साइन है कॉम्प्रोमाइज़ का, और अगर बिल्कुल ज़ीरो तक चला जाता है, डायस्टोल में कोई ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा, तो वो जो है 2-3 दिन का बच्चा रह गया, जल्दी आईयूडी हो जाएगी। और अगर रिवर्स हो रहा है यानी कि मदर को ब्लड जा रहा है, बच्चे से मदर को ब्लड जा रहा है, तो इसका मतलब है तुरंत सिजेरियन कीजिए, तुरंत उसको बच्चे को बाहर निकालिए, नहीं तो कुछ ही क्षणों में आईयूडी हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटीपार्टम सर्विलेंस। लेट्स नाउ मूव टू इंट्रापार्टम सर्विलेंस। इंट्रापार्टम मैंने बताया था फीटस का दो टाइम में हम ध्यान रखते हैं। एक तो जब वो प्रेग्नेंट हो मदर तब रखते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। अब वो उस फीटस को दर्दें लगी हुई हैं, लेबर पेन्स लगी हुई हैं, अब हम उसका ध्यान कैसे रखेंगे। ऑफ कोर्स हमें अब थोड़ा ज़्यादा रखना है, जिसको हम इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसमें हम कैसे ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले हम उसकी फीटल हार्ट रेट पे बहुत ज़्यादा हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसको फीटल डॉपलर बोलते हैं। ठीक है, और इससे जो है हम इसके स्क्रीन पे फीटल हार्ट रेट काउंट करके अपने आप आ जाती है। हमें ये फीटल हार्ट रेट, ये जो प्रोब है, ये हमें मदर के एब्डोमेन पे रखना होता है, और यहाँ पे हम रख देते हैं इस प्रॉप को, और फिर इसमें से साउंड आती है। ठीक है, और नंबर लिखा हुआ आता है, तो इसको फीटल डॉपलर भी बोलते हैं। ये ना हो तो हम फीटोस्कोप या स्टेथोस्कोप से भी सुन सकते हैं। ठीक है, और इसको हमने पूरे 60 सेकेंड्स तक, 1 मिनट तक सुननी है। ठीक है, और अगर जैसे ही जो है अगर अगली बार कब सुननी है, एक बार पेशेंट आया, ठीक है, दर्दों में, तब हमने पूरा 1 सेकेंड सुनी। सो अगली बार अगर वो पेशेंट लो रिस्क है या नो रिस्क है, लो रिस्क या नो रिस्क कोई भी है, तो हमने उसको 30 मिनट्स के बाद दोबारा सुनना है। ठीक है, अगर वो पेशेंट हाई रिस्क है तो उसकी हमने फीटल हार्ट रेट 15 मिनट्स के बाद सुननी है। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि एक जो स्टाफ या एक डॉक्टर एक ही पेशेंट डिलीवर कर पाएगा। ठीक है, बिकॉज कोई भी प्रॉब्लम स्टाफ को आती है तो डॉक्टर, यस, ठीक है, तो आइडली 1 स्टाफ एंड 1 पेशेंट, लेबरिंग पेशेंट का रेशो होता है। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेज में जब पेशेंट फुल्ली डायलेटेड हो जाता है तो वी हैव टू लिसन द फीटल हार्ट रेट एवरी 5 मिनट। ठीक है, तो और भी हमें जल्दी सुननी होती है। ठीक है, सो ऑस्कल्टेशन ऑफ द फीटल हार्ट रेट इज अ बेसिक स्टेप। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू अबाउट सिग्निफिकेंट वेरिएबल डेसिलरेशन इज। ठीक है, ये क्या होता है, ये है CTG के बारे में। ठीक है, सो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज CTG या कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है। पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, कई बार पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस नहीं भी आ रही होती, तो हम ऑक्सीटोसिन की ड्रिप लगा के स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन लेके उसकी कॉन्ट्रैक्शंस ला देते हैं। उसको कॉन्ट्रैक्शन CST बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें हमें 4 कंपोनेंट देखने होते हैं। NST क्या था, नॉन स्ट्रेस टेस्ट, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शंस नहीं थी, कुछ नहीं था, वो होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। और जो है CST क्या होता है, CST क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। कॉन्ट्रैक्शन आ रही हैं, स्ट्रेस है पेशेंट को। ठीक है, मशीन वही है। ठीक है, मशीन वही थी जो हमने NST की देखी, बस अब उसमें अब कॉन्ट्रैक्शंस भी आएंगी। 2 ग्राफ आएंगे, ऊपर फीटल हार्ट रेट का होगा और नीचे कॉन्ट्रैक्शंस का होगा, वो दोनों हमें देखना है। तो मेनली CST की जो वो आती है, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस की जो निकल के आती है स्ट्राइप, उसमें हमने 4 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो फीटल हार्ट रेट कितनी है। ठीक है, इट शुड बी बिटवीन 120 to 140।
ठीक है। नंबर 1 इज व्हाट इज द बेस लाइन फीटल हार्ट रेट। नंबर 2 इज बेस लाइन वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबिलिटी है वो है कि नहीं है। इट शुड बी 5 to 15 बीट्स पर मिनट, ठीक है, वो 5 to 15 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ एसिलरेशन, एसिलरेशंस हैं कि नहीं है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एसिलरेशन। एंड नंबर 4th इज डेसिलरेशन, 15 बीट्स दे डिक्रीज फॉर मोर देन 15 सेकेंड्स, ठीक है। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, 1 इज बेस लाइन फीटल हार्ट रेट कितनी है, नंबर 2 है बेस लाइन वेरिएबिलिटी कितनी है, नंबर 3 इज प्रेजेंस ऑफ एसिलरेशन, ठीक है। हार्ट रेट जो है, एसिलरेशन हम पढ़ चुके हैं, एसिलरेशन कोई है कि नहीं है, और डेसिलरेशन कोई है कि नहीं है, ठीक है। डेसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेशन का उल्टा, ठीक है। डेसिलरेशन कोई है कि नहीं है, फिर से मैं बता रही हूँ कौन सी 4 चीज़ें हमने देखनी होती है। नंबर 1 इज बेस लाइन फीटल हार्ट रेट कितनी है, ठीक है, 120 से 160 के बीच में है कि नहीं है। नंबर 2 हमें देखना होता है वेरिएबिलिटी हो रही है फीटल हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट स्ट्रेट लाइन तो नहीं आ रही है, ऊपर नीचे जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। नंबर 3 कोई एसिलरेशन है कि नहीं है, और नंबर 4 कोई डेसिलरेशन है कि नहीं है। डेसिलरेशन ना 3 तरह के होते हैं, ध्यान से सुनोगे, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पेशेंट लेबर पेन्स में है, हमें देखना है कि पेशेंट जो है ढंग से बच्चा पूरा ठीक है कि नहीं है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तो उसमें डेसिलरेशन होंगी, ठीक है। तो डेसिलरेशन 3 टाइप्स की होती हैं। नंबर 1 इज अर्ली डेसिलरेशन, इसको अर्ली डेसिलरेशन क्या होता है, अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ ही डेसिलरेशन क्या होता है बेटे, फॉल इन फीटल हार्ट रेट फॉर मोर देन 15 beats एंड मोर देन 15 seconds, एसिलरेशन का उल्टा, ठीक है। और अगर वो डेसिलरेशन कॉन्ट्रैक्शन के साथ आती है तो उसको हम बोलते हैं अर्ली डेसिलरेशन, ठीक है। लेट मी शो यू इन द, सो दिस इज अर्ली डेसिलरेशन, ठीक है। ये नीचे वाला जो ग्राफ है ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस का ग्राफ है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन गई, ये कॉन्ट्रैक्शन आ गई, ये गई, ये आ गई। सो अब ये देखो, ये डेसिलरेशन है, ये फीटल हार्ट रेट बेसलाइन चल रही थी और ये फॉल हुई। अब ये जो फॉल है ये ऑफ कोर्स 15 सेकेंड से ज़्यादा है और 15 बीट से ज़्यादा है, 120 से सीधा 90 तक आ गया है, ठीक है। ये 30 से भी ज़्यादा है, तो इसको हम बोलेंगे डेसिलरेशन, ठीक है। ये भी डेसिलरेशन है और ये दूसरे वाला जो एरो दिखा रही है वो भी डेसिलरेशन है। अब इसको हम देखेंगे इनका और कॉन्ट्रैक्शंस का क्या रिलेशन है, ठीक है। ये नीचे जो है कॉन्ट्रैक्शंस का ये ग्राफ है और ऊपर ये फीटल हार्ट रेट का, ये हम ऐसे करके मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये दोनों डेसिलरेशन कब आई, जब कॉन्ट्रैक्शन की पीक आई, ठीक है। अगर डेसिलरेशन तब आती है जब कॉन्ट्रैक्शन आती है तो उसको हम बोलते हैं अर्ली डेसिलरेशन, ठीक है। ये खतरनाक नहीं होती हैं, ये खतरनाक नहीं होती हैं, और ये कब आती हैं, जब हेड कंप्रेस होता है, हेड पूरा पेल्विस में से निकलता है फिर वेजाइना में से निकलता है, तो क्वाइट फ्रीक्वेंटली वो कंप्रेस होता रहता है। तो जब वो कंप्रेस होता है तो अर्ली डेसिलरेशन आती है। और आप सबको पता है कॉन्ट्रैक्शन में जो है यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और हेड और भी ज़्यादा कंप्रेस होता है, तो इसीलिए कोइंसाइड करती हैं कॉन्ट्रैक्शंस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, और ये सेकेंड स्टेज में मोस्ट कॉमनली देखने को मिल जाती है, क्योंकि सेकेंड स्टेज में कॉन्ट्रैक्शंस भी बहुत ज़्यादा होती हैं और वेजाइना जो है वो वेजाइना भी पूरा टोन्ड होता है, कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होता है, तो वहाँ पे वेजाइना में हेड कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। सो दे आर नॉट डेंजरस इफ़ देर आर अर्ली कंप्रेशन एंड दे आर ड्यू टू द हेड कंप्रेशन। हेड जब कंप्रेस होता है, जब वेजाइना से निकलता है, सेकेंड स्टेज में जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं वहाँ पे आती है अर्ली डेसिलरेशन एंड दे डोंट अफेक्ट द फीटल आउटकम, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्शंस के साथ डेसिलरेशंस मिल रही हैं, इसका मतलब है वी नीड टू बी रिलैक्स्ड।
नेक्स्ट है लेट डेसिलरेशन। लेट डेसिलरेशन का मतलब है कॉन्ट्रैक्शंस के बाद डेसिलरेशन आ रही है। अब ये देखिए, ये डेसिलरेशंस हैं, ठीक है, एंड ये कॉन्ट्रैक्शन है। अब हम कॉन्ट्रैक्शन की पीक देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों डेसिलरेशन जो है कब आई, जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गई। आर यू गेटिंग इट? जब कॉन्ट्रैक्शन की पीक आई तो ये डेसिलरेशन शुरू हुई। इसका मतलब है ये लेट डेसिलरेशन है, जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद आती हैं, ठीक है। और ये बहुत डेंजरस होती हैं और ये हाइपोक्सिया को इंडिकेट करती हैं। और ये जो है ये हाइपोक्सिया को इंडिकेट करती हैं, क्रॉनिक हाइपोक्सिया और प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। ये तीसरी तरह की डेसिलरेशन है, इसको हम वेरिएबल डेसिलरेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जब कॉर्ड कंप्रेस करती है तब ये डेसिलरेशन आती हैं। इनसे भी फीटल आउटकम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ही अर्ली डेसिलरेशन से फीटल उस पर इफेक्ट होता है। अर्ली जो डेसिलरेशन है वो हेड कंप्रेशन पे आती हैं। जब सेकेंड स्टेज में वेजाइना में से हेड निकल रहा होता है तो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो रहा होता है, तब आती हैं। और ये वेरिएबल डेसिलरेशंस जो हैं ये तब आती हैं जब कॉर्ड कंप्रेस होती है। तो ये जरूरी नहीं है सेकेंड स्टेज में, ये कभी भी आ सकती हैं, ठीक है, ये कभी भी आ सकती हैं। सो जो है ये इनका कॉन्ट्रैक्शन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता। और जब ये बहुत सीवियर वाली फॉर्म में होती है ना अपनी, तो उसको हम बुरी बोलते हैं। अदरवाइज अगर ये माइल्ड और मॉडरेट है ना, तब हम उसको ये फीटल आउटकम को नहीं इफेक्ट करती, ठीक है। लेट अस सी जो है कौन सी बुरी होती है, ये हम क्वेश्चन में आपको बताएंगे। नेक्स्ट है साइनोसिडल पैटर्न। इस तरह का जब साइनोसिडल पैटर्न आता है ना, इसका मतलब है कि फीटस को अनीमिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का जब साइनोसिडल पैटर्न आता है तो इसका मतलब है कि फीटस को अनीमिया हुआ है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक है। और फीटल को अनीमिया कब कब होता है, हु विल टेल मी? RH नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी में होता है। और कब होता है? ठीक है, तो यस, और कब होता है फीटल एनीमिया? वाजा प्रीविया में होता है ना, जब फीटल ब्लड लॉस होता है। RH नेगेटिव इनकम्पैटिबिलिटी में होता है। एक और इंडिकेशन होता है, ध्यान नहीं आ रहा, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। सो इस तरह से साइनोसिडल पैटर्न बनता है। सो ये सारी है तरीका हमने कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट को कैसे देखना है, कैसे इंटरप्रेट करना है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट की रिकॉर्डिंग को। तो इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग को फिर से लेते हैं। इंट्रापार्टम फीटल मॉनिटरिंग में सबसे पहले हमने कहा था हम फीटल हार्ट रेट चेक करेंगे पूरा 60 सेकेंड्स के लिए। जब भी सुनेंगे फीटल हार्ट रेट तो हम पूरी 60 सेकेंड्स के लिए ही सुनेंगे, उससे कम नहीं सुनेंगे। और हर आधे घंटे में लो रिस्क पेशेंट के लिए और हर हाई रिस्क पेशेंट की हम एवरी 15 मिनट सुनेंगे। और सेकेंड स्टेज में हम एवरी 5 मिनट्स हम सुनेंगे। CTG जो है कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने 4 चीज़ें देखनी होती हैं। बेसलाइन फीटल हार्ट रेट कितनी है, 120 to 160 के बीच में है कि नहीं। बेसलाइन वेरिएबिलिटी देखनी होती है, प्रेजेंस ऑफ एक्सेलरेशन एंड एब्सेंस ऑफ डेसिलरेशन। और अगर डेसिलरेशन है तो वो कौन से हैं, अर्ली, लेट, वेरिएबल। अर्ली का मतलब है हेड कंप्रेस हो रहा है, वेरिएबल का मतलब है कॉर्ड कंप्रेस हो रही है, लेट का मतलब है पेशेंट को हाइपोक्सिया हो रहा है। तो ये क्वेश्चन है एम्स मई 2017 का। ट्रू अबाउट सिग्निफिकेंट वेरिएबल डेसिलरेशन इज, सिग्निफिकेंट वेरिएबल डेसिलरेशन के बारे में क्या, जो नंबर ए ऑप्शन है ये माइल्ड वेरिएबल डेसिलरेशन है। ये माइल्ड वेरिएबल डेसिलरेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फीटल हार्ट रेट 90 से ज़्यादा ड्रॉप 90 से कम होती है फॉर 60 सेकेंड्स। 60 सेकेंड्स तक फीटल हार्ट रेट 90 से कम होती है। और मॉडरेट वाली फॉर्म में 80 से भी नीचे चली जाती है। ये मॉडरेट है। और ये जो है लास्ट वाला ये सीवियर है,
जिसे सिग्निफिकेंट। माइल्ड और मॉडरेट में वेरिएबल डेसिलरेशन में, ये वेरिएबल डेसिलरेशन की बात चल रही है, ठीक है, वेरिएबल डेसिलरेशन की। माइल्ड और मॉडरेट में फीटल आउटकम जो है वो गुड होता है। सीवियर में ही जब फीटल हार्ट रेट 70 से ज़्यादा 60 सेकेंड्स के लिए ड्रॉप करती है तो इस कंडीशन में ही जो है वो बैड होता है, ठीक है, फीटल आउटकम। अदरवाइज वेरिएबल डेसिलरेशन का गुड आउटकम होता है, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट। और साइनोसिडल पैटर्न जो है ये फीटल अनीमिया में आता है। फीटल अनीमिया जो है ये RH नेगेटिव और वॉजा प्रीविया में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट था हार्ट रेट को सुनना स्टेथोस्कोप, फीटोस्कोप या फीटल डॉपलर से। दूसरा था कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करना, उसमें बीट टू बीट वेरिएबिलिटी देखना, उसमें फीटल हार्ट रेट देखना कितनी है, एसेलरेशन डेसेलरेशन देखना। और तीसरा फीटल ब्लड सैंपलिंग, फीटस के ब्लड का सैंपल करना और उसमें pH देखना, ठीक है। तो pH अगर 7.2 से कम है तो इसका मतलब है कि फीटस इज सफरिंग अ लॉट। pH जो है 7.2 से कम है। नॉर्मल pH जो है 7.3 होता है। 7.2 से कम अगर हो जाता है pH तो इसका मतलब है इट इज़ एन एमरजेंसी। सो लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है अभी जो है हम छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे जो आते हैं और क्वाइट फ्रीक्वेंट पूछे जाते हैं, ठीक है। एक कैलोरी रिक्वायरमेंट हमने कैसे कैलकुलेट करनी होती है किसी प्रेग्नेंट फीमेल की, ठीक है। तो सबसे पहले हमें नॉर्मल फीमेल की कैलोरी रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, तभी हम प्रेगनेंसी में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल फीमेल की अगर उसका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, वो सारा दिन बैठी रहती है और ज़्यादा एक्टिव नहीं है काम करने में, तो घर पे बैठी रहती है, ठीक है, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 900 होती है। और जिसका मॉडरेट है, वर्किंग वूमेन, टीचर, डॉक्टर्स, ये सब मॉडरेट में आते हैं। मॉडरेट लाइफस्टाइल है तो उसका 2200 है। और जो हैवी वर्क करते हैं, लेबर क्लास में आते हैं, उनकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 2900 है। ये मैंने राउंड फिंगर्स कर दिए हैं, इसी के आसपास होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी में हमें जो है 300 ऐड करना होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए। ये एक जनरल सा रूल है, ठीक है, जो हम फॉलो करते हैं कि जैसे ही कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट 300 पहले करते थे, आजकल 350 करते हैं। पर विलियम्स कहता है कि विलियम्स ने स्पेसिफिक दिया हुआ है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है 0 ऐड करना है, 0 कैलोरीज टू बी एडिड। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 340 करनी है और थर्ड ट्राइमेस्टर में 452 करनी है। तो स्पेसिफिकली विलियम्स ने बताया हुआ है। तो और जो प्रेगनेंसी में जो है इन जनरल हम याद रखते हैं कि 300 ऐड करनी है। तो ये दोनों ही अपने आप में ठीक हैं, 300 to 350 ऐड करनी है। आप ऑप्शंस देख लो कि जैसे रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन थी 300 थ्रू आउट प्रेगनेंसी, 400 इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर, 400 इन द थर्ड ट्राइमेस्टर और 300 इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो इसमें हमने फिर 300 थ्रू आउट प्रेगनेंसी कर दिया क्योंकि ये 12 वीक्स पे है, यानी ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर पे है लेडी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में विलियम तो 0 बोलता है, ठीक है, विलियम्स, तो इसमें कुछ तो करना, तो हमने 300 थ्रू आउट प्रेगनेंसी वाला करेक्ट कर लिया। नेक्स्ट है लियोपोल्ड मैन्यूवर्स। ये हम पीए पे देखते हैं कि बच्चे की लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। जो फर्स्ट मैन्यूवर होता है वो हम फंडस पे हाथ रखते हैं और हमारा फेस पेशेंट की फेस की तरफ होता है, हम राइट साइड खड़े होते हैं। तो फर्स्ट मैन्यूवर में हम जो है फंडस पे टच करते हैं और ये जो है फर्स्ट ग्रिप, लियोपोल्ड फर्स्ट मैन्यूवर, ये वाला सेकेंड मैन्यूवर है एंड दिस इज थर्ड मैन्यूवर। इसके बाद जो है मैन्यूवर होता है उसमें जो है हम जो है इस तरह से दोनों हैंड्स अपने रखते हैं फोर्थ मैन्यूवर के अंदर, ठीक है। तो और उस फोर्थ मैन्यूवर में हमारा जो फेस है वो फीटस मदर के फीट्स की तरफ होता है, मदर के पैरों की तरफ होता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों हम मदर के फेस की तरफ करके देखते हैं। सो फर्स्ट वाले को फंडल ग्रिप भी बोला जाता है, सेकंड मैन्यूवर को हम लेटरल ग्रिप भी बोलते हैं और जो ये थर्ड मैन्यूवर है, ये वाला जो है ये दिखाया हुआ है, ये वाला, इसको हम जो है थर्ड मैन्यूवर भी बोलते हैं और पॉलिक ग्रिप भी बोलते हैं, पॉलिक फर्स्ट ग्रिप, ठीक है। यूजली मैंने तो
पॉलिक नाम से नहीं, पेल्विक से याद किया, पेल्विक फर्स्ट ग्रिप, और इधर फिर हम फेस बदल के इसको लियोपार्ड फोर्थ मैन्यूवर बोलते हैं और पॉलिक सेकेंड ग्रिप भी बोलते हैं, ठीक है। पेल्विस की सेकेंड ग्रिप मतलब पॉलिक की ग्रिप, ठीक है। सो ये सब एंगेजमेंट और लाई और प्रेजेंटेशन को के लिए होती है, ठीक है। सो इन पे क्वेश्चंस आता है, इन दोनों ग्रिप्स पे आया हुआ है इसलिए मैंने इसकी पिक्चर बनाई हुई है, ठीक है। बाकी दो ग्रिप्स पे भी आ सकता है। सो इट्स वेरी इजी। व्हाट इज़ जीपीएल और ऑब्स्टेट्रिक स्कोर, ठीक है। 25 ईयर्स वुमेन जो है वो ओपीडी में आई है, उसकी ये सेकेंड प्रेगनेंसी है। हर फर्स्ट प्रेगनेंसी वॉज 4 year earlier where she delivered twins at term, ओके। अब ग्रेविडा पैरा कैसे कैलकुलेट करना है, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले ग्रेविडा का मतलब होता है, वैसे मतलब होता है कि वो वुमेन कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, वो वुमेन कितनी बार जो है प्रेग्नेंट हुई, ठीक है। सो ग्रेविडा मीन्स अगर नहीं समझ में आता ट्विंस में और फर्स्ट ट्विंस में और बाकी आईयूडीज में कंफ्यूजन होती है, तो ग्रेविडा को आप ऐसे लोगे कितनी बार उसका यूपीटी पॉजिटिव हुआ, ठीक है। G इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स यूपीटी इज पॉजिटिव, ठीक है। तो जितनी बार उसका यूपीटी पॉजिटिव हुआ उतनी बार जो है उस उतना ही ग्रेविडा होगा, ठीक है। अब अगर उसकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि उसका यूपीटी तो एक ही बार पॉजिटिव होगा। अगर उसका अबॉर्शन हुआ है तो भी उसका यूपीटी पॉजिटिव होगा। तो जितनी बार यूपीटी पॉजिटिव होगा उतनी बार वो ग्रेविडा हुई है। नेक्स्ट है पैरा। पैरा क्या होता है, पैरिटी का मतलब होता है वो कितनी बार डिलीवर की है, ठीक है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन आता है तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हो, नंबर ऑफ टाइम्स इन लेडी डिलीवरी रूम में एंड डिलीवरी करके आई है, डिलीवरी रूम या लेबर रूम में कितनी बार वो डिलीवरीज करके आई है, मोर देन 28 वीक्स की। आई थिंक इट इज़ विजिबल। मोर देन 28 वीक्स की वो कितनी बार जो है वो लेडी डिलीवरी करके आई है, मोर देन 28 वीक्स फीटस की। अब देखो अगर ट्विंस की भी डिलीवरी करके आई है तो ट्विन डिलीवरी रूम में तो एक ही बार एंटर की, तो पैरिटी इज नंबर ऑफ टाइम्स द लेडी हैज़ एंटर्ड द डिलीवरी रूम एंड हैज़ डिलीवर्ड द फीटस मोर देन 28 वीक्स। एंड एल होता है कि उसके कितने लाइव इश्यूज है एट प्रेजेंट, और ए होता है उसके कितने लेस देन 28 वीक्स फीटसेस इज अबॉर्ट हुए हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट। सो लेट्स सी द इस कंडीशन, इस क्वेश्चन में जो है आंसर था क्योंकि वो सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हुई है और उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में ट्विंस हुए हैं, तो वो सेकेंड बार प्रेग्नेंट हुई है तो उसका यूपीटी 2 बार पॉजिटिव हुआ है। सो आंसर इज G2, ओके, G2। सो G2 वाली ये दो ऑप्शंस हैं। अब पैरिटी कितनी हुई है, पिछली बार उसने ट्विंस डिलीवर की हैं नॉर्मली, तो वो डिलीवरी रूम में या उनमें एक ही बार गई तो पैरा 1। सो आंसर इज ए, G2P1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर को हम PA पे कैसे पहचानते हैं, ठीक है। ओके, ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर को कैसे पहचानते हैं, एक प्राइमरी ग्रेविडा है वो लेबर में आई है और उसको बहुत ज़्यादा अर्ज है टू पास द यूरिन और वो प्री मेच्योर ब्लीडिंग डाउन करती है और PA पे इंफ्राअम्बिलिकल फ्लैटनिंग है और फीटल हार्ट रेट लेटरल साइड में सुन रही है। तो ये ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर आप सबको पता होगा इज़ द मोस्ट कॉमन मॉल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ओके, मॉल पोजीशन, मोस्ट कॉमन मॉल पोजीशन, ठीक है। सो ये वाला डायग्राम आप सब देख रहे हैं, ये जो है ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर है और यहाँ पे ऑक्सीपुट इंटीरियर है, ठीक है। सो दिस इज पोस्टीरियर है, मदर के पोस्टीरियर है एंड ये एंटीरियर है ऑक्सीपुट। तो जब मोस्ट कॉमन इज ऑक्सीपुट इंटीरियर, तो बिल्कुल ऐसे राउंड सा एब्डोमेन होता है मदर का। जब ऑक्सीपुट पोस्टीरियर जाता है तो इस तरह से इंफ्राअम्बिलिकल फ्लैटनिंग हो जाती है, ठीक है। और ये बैक पे फीटल हार्ट रेट सुनाई देती है, बैक जो है यहाँ सुनाई देती है, तो ये फ्लैंक्स में सुनाई देती है,
ठीक है। सो क्योंकि इसमें जो है इंफ्रा अम्बलाइकल फ्लैटनिंग होती है और जो है फीटल हार्ट रेट फ्लैंक्स में सुनाई देती है, तो पीए पे अगर हमें इस तरह के कोई सिम्टम्स नज़र आते हैं तो इसका मतलब है कि इट इज़ अ केस ऑफ ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। माई बेबी वॉज ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर एंड आई स्टार्टेड बियरिंग डाउन एट 5 सेंटीमीटर इटसेल्फ, ठीक है। सो मुझे तो ये कभी नहीं भूलता, मेरी लेबर पेन स्टार्ट हुई थी अर्ज टू पास यूरिन से और आई स्टार्टेड बियरिंग डाउन फ्रॉम 5 सेंटीमीटर, मतलब I was told not to bear down by my obstetrician, but I was bearing down because it was occipito. My fetus was, yeah, my baby was occipito posterior in position. Okay, so these are some indications by which you can assess the position. So next is, so here answer to this question is occiput posterior. So this is very important because one of the most common malposition is occiput posterior. Okay, now next question is how to calculate the EDD. ठीक है, so here the question is that woman was taking OCPs for 5 months. Okay, so it means now it is that उस वुमेन को नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही थी, नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही थी, आर्टिफिशियल मेंस्ट्रुअल साइकिल थी। अब उसका फिर भी OCPs लेते लेते भी यूपीटी पॉजिटिव आ गया है, तो जो है 6 वीक्स का उसको एमेनोरिया है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल साइकिल्स होती हैं OCPs के साथ, तो इसलिए हम उसको पे तो रिलाई नहीं करेंगे। सो हमें अब ये देखना है कि हम उसका जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हैं, रिलायबल मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं, तो हम उन पे रिलाई कर सकते हैं और हम 9 मंथ्स नेगलिस फॉर्मूला लगा के 9 मंथ 7 डेज लगा के हम उसको कैलकुलेट EDD कर लेंगे, ठीक है। और अगर साइकिल्स इरेगुलर हैं या ऐसी साइकिल्स हैं जिस पे हम रिलाई नहीं कर सकते, OCPs वाली साइकिल्स हैं, तो हम जो है CRL is best parameter to rely in first trimester, biparietal diameter in second trimester में बेस्ट पैरामीटर है, और फीमर लेंथ ये थर्ड ट्राइमेस्टर में बेस्ट पैरामीटर है, ठीक है। और फीमर लेंथ जो है थर्ड ट्राइमेस्टर में बेस्ट पैरामीटर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिनिमम, हाँ जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर था CRL ऑन अल्ट्रासाउंड, बिकॉज हम इसकी LMP पे रिलाई नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक्स मैंने इस में कवर किए हैं। लास्ट टॉपिक है मिनिमम नंबर ऑफ विजिट्स। एंटीनेटल पीरियड में मिनिमम नंबर ऑफ विजिट्स कितनी होनी चाहिए? तो WHO पहले कहता था 3 होनी चाहिए, लेकिन 2018 से WHO कह रहा है 8 आर द मिनिमम नंबर ऑफ विजिट्स, ठीक है। मिनिमल नंबर ऑफ विजिट्स जो है वो 8 है, ठीक है। और आइडली जो है ये 12 to 15 होता है। 28 वीक्स तक जो है एवरी मंथ जो है अप टिल 28 वीक्स, फिर 28 वीक्स से 36 वीक्स तक बाई वीकली, every 15 days, and after 36 weeks it is weekly। तो ये कुल मिला के 12 to 15 आ जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द आइडियल नंबर ऑफ विजिट्स जो करनी चाहिए। इट कैन ऑल्सो इंक्रीज इफ़ देयर इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को हम बाई वीकली बुलाते हैं, जो मैंने आपको बता दिया है, उसकी NST हम बाई वीकली करते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फीटल मॉनिटरिंग एंड द छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं एंड दे आर क्वाइट स्कोरिंग। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। Thank you. Have a nice day. Do follow my Telegram channel @DRRANAOBG to practice more and more questions regarding this topic, because practice makes a man perfect. आपने वहाँ एग्ज़ाम में questions करने हैं बेटा, तो आप questions करोगे तो ही इस क्लास का फ़ायदा है। Okay, thank you.